गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जिसका एक बर्डन रहता है वो हम खत्म कर चुके हैं। वहीं कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल आपकी डिमांड, जिसमें आपको लगता है कि ट्राइंगल बहुत डिफिकल्ट है, उसका एक कारण हो सकता है कि 9th क्लास में आप दिलीप सर से नहीं मिले थे। इस बार जो 9th क्लास में बच्चे मुझे मिले हैं वो इतने खुश हैं क्योंकि उनके 2 चैप्टर बचे हैं और सिलेबस लगभग खत्म। तो उनका जो फाउंडेशन हुआ है, उनका जो बेसिक तैयार हुआ है, आज ट्राइंगल मत कीजिए। क्यों धनराज साहब, क्यों मना कर रहे हो ट्राइंगल करने के लिए? राइट। तो ट्राइंगल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आपने 9th क्लास में ट्राइंगल को ढंग से नहीं पढ़ा है, बेसिक से सर जी, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा। आज तो मैं आपको क्वेश्चंस किताब के करवाने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि ट्राइंगल के चैप्टर में जब आप घुसेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मतलब ये सोचकर कि 9th क्लास की बातें भी हम आज कर लें ताकि कुछ कमी रह गई हो मेरे से मिले बगैर, कुछ कंसेप्ट में, कुछ नॉलेज में, तो वो दूर हो जाए। हर्ष कह रहे हैं ट्राइंगल लास्ट में करवाना, क्यों, क्या दिक्कत है भाई? ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्शन है, सर्कल है, राइट, नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है। अभी लास्ट क्लास में तो हमने प्लान किया था कि हमने इस महीने के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ट्राइंगल ही करेंगे, राइट। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार है, राइट। क्लास 9 का लगभग कंप्लीट होने वाला है। सर्कल उनका शुरू करूंगा आज, तो उसके बाद सर्कल है, प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी 1 दिन में, स्टैटिस्टिक 2 दिन में और सर्कल 5 दिन में। मतलब 7 या 8 या 10 क्लासेस के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिल बी फ्री, फिर मैक्सिमम टाइम मेरे पास आप लोगों के लिए होगा। दलीप है मेरा नाम, DALIP जी। तो हम आज ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल के बारे में आपको कितनी सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जनरली अगर आपको कहूं कि ट्राइंगल के बारे में आपको क्या पता है, तो वो इतना तो आपको पता है कि इट इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स, मतलब 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाला एक बहुभुज है, ठीक। और ऐसे ही बहुभुज में 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं करके बहुभुज बनते हैं। बट फिलहाल क्योंकि हमारा कंसेप्ट ट्राइंगल का है, त्रिभुज का है, तो हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें 9th क्लास की पता होनी चाहिए थी। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। मेरे को बहुत देर लग रहा है ट्राइंगल से, डर लग रहा है। क्यों भाई, अरे डरने की क्या जरूरत है, वो स्कूल में पढ़ा होगा ना आपने। मुझसे पढ़ोगे तो डर निकल जाएगा। टेंशन फ्री, बिल्कुल बिंदास, मस्त। बेसिक से बताना सर, हाँ बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहली बात है कि कुछ बेसिक चीजें हमें पता होती हैं ट्राइंगल को लेकर। वो क्या है बेसिकली? एक ट्राइंगल है ABC, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लगे, राइट जी, आराम से सीखेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास इसके अपोजिट साइड है A, इसके अपोजिट साइड है B और इसके अपोजिट साइड है C। तो ट्राइंगल को ही इतना डिटेल में पढ़ लो कि भविष्य में कभी ट्राइंगल पढ़ो तो कहोगे किसी ने पढ़ाया था। 9th में नहीं, 10th में मिले थे, लेकिन हाँ किसी ने पढ़ाया था। तो यहां पर हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स क्या है? साइड्स हमारे पास है A, B और C। इन 3 साइड्स से जब हम ट्राइंगल्स की बात करने लगते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटीज मिलती है कि ऐसा हो सकता है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C हो, राइट। और ऐसा हो सकता है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो, और ऐसा हो सकता है कि A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C हो। मतलब ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन से ट्राइंगल के नाम डिसाइड होते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल के नाम की बात करें तो जब ये तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं तो यहां पर हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल आता है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आता है। स्केलन मतलब विषम बाहु त्रिभुज,
और राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। जब सारी भुजाएं बराबर होती तो केवल एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अर्थात समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल बेसिक्स। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो दो कंडीशन पैदा होती हैं। कंडीशन 1, आइसोसेलेस ट्राइंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज, और सेकंड आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मीन्स समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये जनरली बेसिक नाम है जो उसकी किसी मेजरमेंट्स के बेस पर हम समझते हैं कि ऐसा नाम क्यों है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस कंडीशन में जहां पर ए बराबर नहीं है बी के बराबर नहीं है सी के, इस कंडीशन में बनने वाले जो दो ट्राइंगल मैंने आपको बताए उसमें स्केलन ट्राइंगल आपका एक ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी साइड वाला हो गया, या फिर एक ट्राइंगल ये हो गया जिसे आप बोल सकते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब तीनों भुजाएं अलग हैं बट यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है। ये सरसरी तौर पे छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। सर जी आपसे अच्छा कोई नहीं है। बच्चे मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं, बस आपको अच्छाई देखनी आनी चाहिए, आप अच्छाई ढूंढोगे तो मिलेगी। सेकंड केस मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब जहां पर ए बी सी तीनों बराबर हो जाते हैं ये सिचुएशन पैदा होती है। फिगर ऐसी होती है, स्केलन की फिगर इस तरह की होती है जहां पर एक साइड दूसरी साइड के बराबर और तीसरी साइड के बराबर नहीं है। वहीं पर हमारे पास आता है इस कंडीशन के अंदर आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके का हो सकता है, ये साइड इसके बराबर है, या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का हो सकता है कि ये साइड इसके बराबर और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो ये है वो 5 ट्राइंगल जिनके बारे में जनरली आपको पता होता है। एग्जाम में आएगा 9 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, नहीं समझ आया बेटा उज्जवल क्या कह रहे हो? सर एग्जाम में आएगा 9 को क्या लिखेंगे? अभी एग्जाम के हिसाब से नहीं, हम तो बोर्ड के एग्जाम के साथ चल रहे हैं आपके, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता सके। तो ये छोटी सी बात थी। इस छोटी सी बात के बाद हम समझते हैं कि इस त्रिभुज के चैप्टर में आपको और कौन सी बातें जरूरत पड़ेंगी। एक शब्द आएगा समरूप शब्द, समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल क्या है, राइट? सिमिलर ट्राइंगल क्या है ये समझना है। देखो मेरी एक फोटो खिंचवाओ और दोबारा से फिर फोटो खिंचवाओ, या फिर जो आपने मेरी फोटो खिंचवाई है, राइट रॉन्ग, हाँ बेसिक प्रॉपर्टी सब बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट तो कर लो। अभी कहा है आपने किसी डिटेल में पढ़ाओ। सर मेरा एक काम प्लीज कर दीजिएगा, प्लीज आप ट्राइंगल में छोटी छोटी चीज भी बता दीजिएगा। बता रहा हूं ना, बिल्कुल वेट मत करो, सुन तो लो। वी कैन प्रूव दिस बाय बीपीटी, सारी चीजें हमें करना है, ठीक है, वेट तो करो। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करें तो पहले मुझे सुनो मैं जो कह रहा हूं, बाकी लिखना छोड़ो, जो बोल रहा हूं उसे सुनो। सर आप थोड़ा इसे ही ऐसे ही रहो, मैं पिक लेता हूं। अरे मेरी पिक नहीं लेनी है यार, सुनो, राइट? मेरी एक फोटो खींची, अब फोटो खींचने के बाद आपने उसकी 2 कॉपियां बनवाई। एक कॉपी आपने ये बनवाई ए पासपोर्ट साइज, राइट, और एक और इसी को ही आपने बड़ा करवा लिया। तो इसमें जो मेरी फोटो है, मतलब जो ये दलीप सर है, इसमें भी वही दलीप सर है, बस साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट? समझना क्या है, यहां पर जो रूप है मेरा, यहां भी वही रूप है, और इन दोनों रूपों में समानता है। समानता होने के कारण इनके रूप को समरूप बोला जाता है।
अर्थात सिमिलर बोलते हैं, मतलब हाँ देखते ही बोल दोगे यार ये दिलीप सर की छोटी और ये दिलीप सर की बड़ी फोटो है। ठीक, अब इसमें आपका जो बेसिक समझने का मतलब ये है कि अगर छोटी फोटो बनवाओगे तो कम पैसे लगेंगे और बड़ी बनवाओगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। इसका मतलब है दोनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया। तो हम ये समझते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृतियां वो होती हैं, ध्यान से सुनना, समरूप यानी कि सिमिलर, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल आपने बनाया और एक और सर्कल बनाया, तो क्या कभी सर्कल की शेप में चेंज आएगा? नहीं आएगा। सर्कल सर्कल ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा, इंग्लिश में भी बताइए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द two pictures of one person having the small and big size, the person is not changed in the pictures, so the personality is same, so this is similarity, and that's why we said that similarity means size may increase or decrease, but this is called similar picture. तो हम यहां पर समरूप त्रिभुज या समरूप वृत्त की बात करें, so all, अभी सिमिलर ट्राइंगल की बात करनी है तो all the circles are similar, right? सभी के सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होता। कारण ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो रहेगा क्या, शेप में चेंज नहीं आएगा, राइट। शेप सर्कल की रहेगी, तो ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, बट ऑल दी ट्राइंगल्स आर नॉट, ऑल दी triangles are not similar. सभी वृत्त तो समरूप होते हैं, सभी वृत्त तो समरूप होते हैं, परंतु सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। The ratio of the two or more figures are equal is known as similar. Yes, अभी इस रेशो तक मैं अभी आपको कहा ना सर बिल्कुल बेसिक से चलिए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूं ना, जल्दी होती तो मैं अब तक बता चुका होता। तो सारे जो सर्कल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, बट सारे ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। जैसे कि अगर आप इसे कहो कि ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये भी तो एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, दीज आर नॉट सिमिलर। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। हाँ रितिका बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर हम अब फिर दोबारा से देखें कि ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो हमारे पास ये हो गई फिगर नंबर 1 और ये हो गई सेकेंड और ये हो गई थर्ड। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों मतलब सेकेंड और थर्ड फिगर, क्या सेकेंड और थर्ड फिगर सिमिलर है या नहीं? यस और नो? यस। और इस केस में क्या बोलोगे? नो। अब आपको समझाता हूं धीरे धीरे, छोटी छोटी बातें समझ आने लग जाएंगी। आपने देखा कि इसके जो एंगल्स हैं इसके भी एंगल वही हैं। तो यहां पर जब हम सिमिलर की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एंगल्स का ही सहारा लेना पड़ता है। यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का था जो कि इससे मैच नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर सिमिलरिटी नहीं बनी। यहां पर एक 90 है और वहां कोई भी 90 नहीं है, जबकि यहां पर सारे 60 हैं तो वहां भी सारे के सारे 60 हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड नॉट सिमिलर बट सेकंड एंड थर्ड आर सिमिलर। तो बहुत बड़ा जो सिमिलर का जो रोल प्ले होता है वो रेशो तो बेटा बात की बात है, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते हैं वो क्राइटेरिया होता है डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया मतलब दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट बराबर है तो फिर तीसरे एंगल की मेजरमेंट भी बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाएगी। यानी कि एक ट्राइंगल के एंगल्स और दूसरे ट्राइंगल्स के एंगल्स की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। दो के सेम होते ही हम तीसरे को बाय डिफॉल्ट सेम क्यों बोल देते हैं, आइए इसे देखते हैं। एंगल इक्वल होना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। एंगल ही इक्वल नहीं हुआ तो सिमिलर नहीं हो पाएगा। अभी समझा रहा हूं मैं आपको। देखो जैसे जैसे ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक
ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेंगे। अब आपके पास आते हैं दूसरे ट्राइंगल में, राइट। ये इस तरीके से दिखा रखा है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। अब आपको ये वाला एंगल नहीं पता है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या पता है और क्या नहीं पता है। ये आपका ABC ट्राइंगल है और ये आपका DEF ट्राइंगल है। तो आपको समझना है कि यहां से एक एंगल आपने उठाया C, वो उतने ही डिग्री का एंगल आपको मिला एंगल F के। फिर आपने एक एंगल उठाया 90 डिग्री यानी कि एंगल A, और वो आपको मिला एंगल E के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों का टोटल 180 है तो इनका भी 180 होगा। तो हम ये कह सकते हैं, यस, हम ये कह सकते हैं कि तीसरा एंगल हमें नहीं भी पता तो भी हम बता सकते हैं कि तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। जिस समय एक ट्राइंगल के दो एंगल्स सिमिलर मैच कर जाते हैं, तब उसी समय हम दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोल देते हैं, क्योंकि सीधे सीधे हम बोलें तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों को जिसका टोटल 120 डिग्री है वो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके ही निकला होगा। यानी कि ये जो 60 है वो कहीं ना कहीं 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस करके आया है, और अगर इनका भी टोटल 120 डिग्री है तो इसका मतलब है ये भी 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके 60 डिग्री को आपको देगा। तो इसलिए हमें तीसरे एंगल की जरूरत नहीं होती, तीसरा बाय डिफॉल्ट सेम हो ही जाता है। तो मात्र दो एंगल के इक्वल होते ही हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल लगते हैं। हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC में C का यूज हो गया, A का यूज हो गया, तो बचा क्या, B बचा। तो ये बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा किसके, अब उस ट्राइंगल में जो नाम है F हो गया, E हो गया, तो बचा क्या, D। आपको देखना है कि आपने जब इसे सिमिलर किया तो दो एंगल्स के बेस पर ही आपने सिमिलर को अनाउंस्ड कर दिया, मतलब कंफर्म कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब आपको ये समझाना है कि मैं इसे लिखूं कैसे, राइट। अगर आप इस ट्राइंगल का नाम ये लिखते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर लिखना चाहते हैं, ABC, मान लीजिए आपने ABC नाम लिखा, आपको ABC लिखकर ही अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में दूसरा नाम DEF नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि A जब आपने लिखा था तो उस समय उसकी इक्वालिटी जो थी एंगल की वो E से थी, तो ट्राइंगल में यहां पर जो नाम होगा वो D नहीं आएगा, E आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा B को किसने इक्वल किया था, D ने, तो यहां पे D आएगा, राइट। और फिर C को किसने इक्वल किया था, F ने। आपकी मनमर्जी किसी एक ऑर्डर में चल सकती है, पहले ट्राइंगल में जो आप नाम लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है। आप ABC लिखो, ABC की जगह CAB लिखो, या BAC लिखो, कुछ भी लिखो, वो आपकी मर्जी है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको यहां लिखेंगे तो ये जो इक्वल का साइन लगा रहे हैं ये ना लगाकर उस इक्वालिटी को देखने के लिए सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो ट्राइंगल ABC में साइन ऑफ सिमिलर आएगा, और साइन ऑफ सिमिलर आपका ये वाला साइन होता है, ना कि ये वाला। यहां इक्वल तो है एंगल, ऑर्डर भी है, लेकिन सिमिलैरिटी के पॉइंट से लिखेंगे तो सिमिलैरिटी का साइन आएगा। यानी कि अगर ये कहा जाए इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इससे क्या सेंस निकलता है, इससे सेंस ये निकलता है कि एंगल A की इक्वालिटी B के साथ हुई है और D के साथ हुई है, और B का संबंध E से बताया गया और C का F से बताया गया। मतलब इस केस में A को आपको मानना पड़ेगा एंगल D के बराबर है, और B को आपका मानना पड़ेगा एंगल E के बराबर है, और C को आपको मानना पड़ेगा वो एंगल F के बराबर है। राइट और रॉन्ग, ये बात आपको समझ आई होगी कि हम किस तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम को लिखते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने के लिए किन्हीं दो एंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ। कोई भी दो फिगर, फिलहाल हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सिमिलर क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी के सभी जो वर्ग हैं वो समरूप हैं, राइट जी। और अब हम सर्कल की बात करें तो ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, सभी के सभी वृत्त जो हैं वो समरूप हैं, राइट। हाँ, और ऑल दी ट्राइंगल्स आर नो, ऑल दी ट्राइंगल्स आर नॉट,
ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि उसके एंगल कभी चेंज ही नहीं होते, वो 60 60 60 ही रहते हैं। तो हम सारे रेक्टेंगल्स को भी सिमिलर नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप रेक्टेंगल की बात करते हो तो उसकी मेजरमेंट चेंज हो सकती है। देखो ऐसे, ये भी रेक्टेंगल है, राइट जी, और ये भी रेक्टेंगल है। अब इन दोनों रेक्टेंगल को हम सिमिलर क्यों नहीं बोल रहे? इसका कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ये हमारा जो था वो 10 था, राइट, और ये 10 ही रह गया। लेकिन क्या हुआ, ये जो था वो हमारा 20 था, लेकिन ये आके 30 हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहां पे जो साइड्स में जो रेशो है वो 1:1 है, बट यहां जो रेशो है वो 2:3 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मींस द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कुछ बच्चे कि सर ऑल द रोम्बस आर सिमिलर। अब आप ऑल द रोम्बस आर सिमिलर बोलें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सभी समचतुर्भुज जो होते हैं वो समरूप हों ऐसा कोई जरूरी है या नहीं है, ये अभी हम देखते हैं। देखो, ये इतनी बात समझ आई जितनी मैंने बताई? इतनी बात समझ आई जो मैंने बताई? क्लियर है सबको? ओके, क्लियर है सब कुछ? ओके, आपको अभी इतना पता लगा कि समरूप के लिए हम क्या करते हैं। मजा आ गया, समझ आ गया? तो पॉलीगन्स, ऑल दी पॉलीगन्स आर सिमिलर? नो माय डियर, सारे पॉलीगन्स को अगर आप सिमिलर बोलोगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसी पॉलीगन में एक राइट एंगल ट्राइंगल भी आता है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आता है जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक, सभी पॉलीगन को आप नहीं बोल सकते हैं। यस सर, हमें तो इस तरह आज तक किसी ने नहीं बताया स्कूल में भी। कोई बात नहीं बच्चे, मैं मिल गया हूं ना आपको। सर आप हमारे स्कूल में आ जाइए, विवेकानंद पब्लिक स्कूल रजौटा। कहाँ कहाँ जाऊं मैं? आइए, इतनी बात समझ गए तो थोड़ा सा और देखते हैं। सिमिलर में ही रहेंगे अभी, चैप्टर में तो बाद में घुसेंगे बच्चे, चैप्टर में घुसने का बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, आपके पास ये सिचुएशन आएगी कि आपके पास ना एक ट्राइंगल होगा, राइट? इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल एबीसी आपके पास होगा, और यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में थी, आपको नहीं पता, मैं याद दिला रहा हूं। उसका एंगल सेम नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके, अब यहां देखो कि एक हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट है, एक है डी और एक है ई। अगर मिड पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पैरेलल टू थर्ड साइड हो जाएगी। मतलब जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है उससे डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। ट्राइंगल, अब हमें समझना है कि यहां पे दो ट्राइंगल के नाम आ गए। एक ट्राइंगल आ गया इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल तो ये है, राइट, एंड एक और ट्राइंगल बन गया जो डी और ई की हेल्प से बना, एंड ट्राइंगल एडीई। अब आपने देखना ये है कि हम इसको जब सिमिलर बोलेंगे तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि ये सिमिलैरिटी कैसे दिखाई देगी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स, अगर थोड़ा बहुत याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैंने प्रॉमिस तो कर ही दिया है कि हर बेस बताऊंगा 9th क्लास वाला। देखो बच्चे, जब आप इस तरह की एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है। मान लिया कि हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इस एंगल को इस एंगल के हम बराबर बोलना चाह रहे हैं, तो क्यों बोलें? मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों होगा? आप लोगों को पता होगा कि इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। बड़े पापा, सब टीचर बोलते हैं हम 9th का नहीं पढ़ाएंगे, बट आप नहीं बोलते। लव यू। ओहो भाई, आप लोगों का बेस अगर खराब ही रहा तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ, है ना? सर फिर वो कब आएगा, गिवन प्रूफ सब कुछ आएगा ना, वेट तो कर लो, सब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? बेस तो बनाने तो तुम्हारा, वरना चैप्टर में घुसने के बाद सवाल समझ नहीं आएंगे आपको। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, मतलब since DE is parallel to BC and AB is transversal
एंड AB इज ट्रांसवर्सल, मतलब जो AB है वो एक तिर्यक रेखा है। तो आप बोल पाओगे क्या कि एंगल D जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B के, राइट। या आप यू लिख लीजिए, चलो इतनी बात समझ आ रही है ना, एंगल B जो है वो D के बराबर है। इसे ऐसे ना लिखकर एंगल B जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल D के, मतलब ABC के हिसाब से B जो है वो D के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका जैसे ये एंगल इसके बराबर हुआ तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि राइट, देयरफॉर सिंस DE is parallel to BC and AC is transversal, तो आप बोल पाएंगे therefore एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, दो ट्राइंगल में दो एंगल्स को आपने किसी और ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर बोल दिया। जब से आप मिले हैं ना तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगता, ओके थैंक यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल्स आपने एक ट्राइंगल के अन्य ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल के अंदर नाम देखो क्या था, ए था, बी था, सी था। आप किस किस को ला चुके हो, आप ला चुके हो बी को, आप ला चुके हो सी को, तो क्या रह गया, एंगल ए रह गया। तो इसका मतलब है यहां पर आप क्या ला चुके हो, डी को और ई को, तो क्या बचा ए। इसका मतलब क्या है, ए इज अ कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल है, तो इसका मतलब है सर क्राइटेरिया भी पढ़ाना, सारे क्राइटेरिया पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें मुझे बताने दो, आराम से देखते रहो कि बेस कैसे बनेगा। यही ट्राइंगल आप बोलोगे सर मजा आ गया, गजब था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने देखो किसको किसके बराबर किया, तो आपने क्या किया, ए को ए के बराबर किया, तो आप ले सकते हैं सो बाय क्राइटेरियन डबल ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। अब आप कह सकते हैं कि एबीसी ट्राइंगल एडीई के सिमिलर प्रूव हो गया, या फिर यूं लिख लीजिए कि ट्राइंगल एडी जो ई है वो सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले कौन सा लिखें बाद में कौन सा लिखें, लेकिन ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नो ऑल द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, इस बात को याद रखना है। अब ये जो बेस है वो फटाफट उतारो, एक बार फटाफट उतारेंगे। सर जी हिंदी में, अच्छा इसे बस यही इंग्लिश लिखी है ना मैंने, इसे बोलते हैं तिर्यक। उभयनिष्ठ, सर रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या है, यही बताता हूं, थ्योरम बता दीजिएगा, क्राइटेरिया। साहब बताऊंगा, रुक जाओ, हो गया महोदय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो किसी ने पूछा सर रेगुलर पॉलीगन की क्या कंडीशन है, ठीक है बताता हूं। अभी जो आपने पढ़ा ना इसमें थोड़ा सा और पढ़ाने दो फिर आगे बताता हूं। देखो ये जो साइड है, एक एडी एक साइड है, एडी एक साइड है ये वाली, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है ए बी। क्यों, देखो एडी की जैसे लिखा है ना स्टार्टिंग में वैसे ही ए बी लिखा है, तो जो रेशो बनेगा ना एडी में और ए बी में, वो एक रेशो है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का है। अब दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी डीई, यानी कि ये डीई, और फिर इसका संबंध होगा एसी से। एडी अपॉन ए बी का जो रेशो होगा वही रेशो एई अपॉन एसी का होगा। और तीसरा पॉइंट बच गया आपका ये वाला एई, सॉरी एक ही हो गया हमारा डीई,
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। AD अपॉन AB, तो AE ये वाला अपॉन AC, AE अपॉन AC, और DE मतलब ये वाला अपॉन BC। तो ये क्या है? दिस इज द रेशो बिटवीन corresponding sides will be same of two similar figures। दो समरूप आकृतियों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा समान रहेगा। हिंदी में लिख दूं, दो समरूप आकृतियों की संगत भुजाओं में अनुपात सदैव समान होता है। दिस इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, राइट? ये याद रखना है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि जो रोम्बस है, राइट, एक रोम्बस और दूसरे रोम्बस में जो रेशो होगा, क्लियर है, संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा वो बराबर हो गया, तो उसके क्या एंगल भी बराबर होंगे। उस समय एंगल में वेरिएशन आ सकता है बेटा। एक जो एक रोम्बस है ना, उसे आप पिचका भी सकते हो और खोल भी सकते हो, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल दी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। थेल्स थ्योरम वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ज्यादा आगे चलोगे तो कुछ बच्चों को मैं समझा नहीं पाऊंगा। अभी आज की क्लास रुक जाओ, बेसिक बताने दो मुझे, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसे हम और कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतने से पार्ट को और समझते हैं, राइट? AD अपॉन AB और AE अपॉन AC से क्या निकल के आया? जब आपके पास AD अपॉन AB था और AE अपॉन AC था, तो ये फिगर आपके पास थी। बेस बना लो, बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, और आगे आगे ज्यादा जल्दी जल्दी भागोगे तो होगा कुछ नहीं। एक दो बच्चों की इंटेलिजेंट होने की वजह से बाकी सब इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे। सर हमारे स्कूल में ऑफलाइन में भी आप जैसा नहीं पढ़ाते हैं, अरे हाय मारी डालोगे। इधर देखो, अब देखो क्या किया हमने कि ये जो AB है, राइट, इस AB को ध्यान से देखो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, राइट? इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AD, और ये हो जाएगा AC अपॉन AE। भाई दोनों साइड हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, राइट? अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखना, AD अपॉन AC नहीं समझ आया है। AD अपॉन AC कहां लिखा भाई? AD अपॉन AB लिखा है, राइट? और AE अपॉन AC है, AE अपॉन AC है, AD तो लिखा ही नहीं मैंने। AD अपॉन AC नहीं लिखा मैंने, AD अपॉन AB लिखा है, क्लियर है? तो इनको उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या हुआ? AB के दो पार्ट हो गए, AB के दो पार्ट हो गए, इसको ध्यान से देख लो, और AC के भी दो पार्ट हो गए। तो AB के दो पार्ट क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं AD प्लस DB अपॉन AD, और AC के दोनों पार्ट क्या लिख सकता हूं मैं? AE प्लस EC अपॉन AE। अब इसको अगर मैं लिखूं AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? AD से AD कट गया, AE से AE कट गया, यानी कि 1 प्लस DB अपॉन AD और 1 प्लस EC अपॉन AE। 1 दोनों साइड कट गया। अब इनको फिर उल्टा कर दूं तो क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
मतलब मेरा जो बताने का मतलब था कि याद रखिए कि जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, खासतौर पे ऐसी कंडीशन में जब ये लाइन पैरेलल दे रखी होती है, तब ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी होता है। तो जब हम ये बोल रहे होते हैं कि AD अपॉन AB बराबर है किसके, DE अपॉन BC के और AE अपॉन AC के, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि AD अपॉन DB भी बराबर होता है। AD अपॉन DB भी बराबर होता है किसके, AE अपॉन EC के। यानी कि ये कंडीशन भी इक्वल होती है। सर समझ नहीं आया। समझने में क्या था कि मैंने जो 3 पार्ट्स थे उनमें से केवल 2 ही पार्ट उठाए, ये वाला पार्ट नहीं लिया, मतलब इसको नहीं लिया मैंने सिर्फ ये अपॉन ये अपॉन ये लिया, जिसे मैंने उल्टा करके आपको क्या साबित किया कि ये साइड बड़ी थी तो ये ऊपर आनी चाहिए छोटी आनी, क्योंकि भाग करने के लिए छोटी साइड और भाग होने के लिए बड़ी साइड होती है। जब मैंने इनको उल्टा किया तो AB की वैल्यू को मैंने कैसे लिखा, ध्यान से देखो आप। AB की वैल्यू को बच्चे मैंने यहां पे आके 2 पार्ट्स में शो करा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर आपका AB ही आएगा, यानी कि AD और DB को आप ऐड करोगे तो आपका AB ही आएगा। AD तो मैंने एज इट इज ही लिखा हुआ है। ऐसे ही AC को आप देखो तो 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी कि AE प्लस EC। तो जो AC है वो 2 पार्ट में गया, किसमें, AE प्लस EC। तो नीचे वाला AE तो अभी भी ऐसे ही है, तो AD ने इनको डिवाइड किया, AD ने AD को डिवाइड किया, AD ने DB को डिवाइड किया, AE ने AE को किया और EC को किया। तो क्या हुआ, ये वैल्यू कटने के बाद आया 1, ये वैल्यू कटने के बाद आया 1, 1 से 1 गया कट, ठीक। तो क्या बचा हमारा DB अपॉन AD, ये DB अपॉन AD, और ये बचा EC अपॉन AE। हमने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बना, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला समरूप हो जाते हैं तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड बराबर होती है ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड के। ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए। अब आ गया होगा समझ में, और बोलो पुत्र। ओके अभिषेक, आप मेरे नए स्टूडेंट हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। आ गया, वेरी गुड। सर कितना आवर्स स्टडी करनी चाहिए, जितनी देर तक आप उसे बर्डन फील ना करें, बस। क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे से समझ आ गया है सर, बहुत बढ़िया। तो कुछ बेसिक्स चीजें सीखते चलो, तब आपको समझ आएगा कि जब हम किताब में घुसेंगे, एनसीईआरटी की बुक करेंगे। हाँ समझ गई बड़े पापा, ओके थैंक यू बेटा मेरे बच्चे। तो यहां पर इतना समझ आ गया और समझ भी आ जाएगा। जी जी जी, all the circles are similar, yes, all the circles are similar, all the squares are similar, yes, all the equilateral triangles are similar, yes, but all the triangles no। चलो अब आगे, इससे आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इतनी बात समझ आने के बाद हमें समझना है कि हमें और क्या पता होना चाहिए। रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी की भी यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें इस चैप्टर में। सर्वांग समता के नियम, तो रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, राइट। कॉन्ग्रेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो कॉन्ग्रेंसी की कौन कौन सी बात पता होनी चाहिए सर्वांग समता के नियम में। एक, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, 1 साइड साइड साइड, 2 साइड एंगल साइड, 3 एंगल एंगल साइड, 4 एंगल साइड एंगल, 5 RHS। ये चीजें आपने पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, 9th क्लास में। साइड 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 की फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम समझें तो यहां पर हम ये समझना चाहते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स
ए बी सी डी ई एफ। अगर ए बी की लंबाई बराबर है डी ई के और बी सी की लंबाई बराबर है ई एफ के और ए सी की लंबाई बराबर है डी एफ के, तो ट्राइंगल ए बी सी को हम साइड के बेस पर बोल रहे हैं तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब याद रखिए, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं, तो समरूप भी होंगे, राइट। सो इफ two triangles are congruent means both are similar also। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगे, परंतु यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो सर्वांगसम हो ऐसा संभव नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है, सर मेरे स्कूल खुल गए हैं और वहां आपकी जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, तो क्या करें? मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझसे पढ़ते रहो, राइट। सो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस बोथ आर सिमिलर। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होंगे, नंबर 1। दूसरी पॉइंट आता है हमारा सेकंड, साइड एंगल साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है इस एंगल के साथ। मतलब मान लीजिए कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। आपको सिर्फ इतना पता लग पा रहा है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बोल पा रहे हैं कि ए बी बराबर है डी ई के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के और बी सी बराबर है ई एफ के, तब आप बोल पा रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ है। और यहां भी ये बात सिद्ध है कि ये दोनों के दोनों इस बेस पे समरूप होंगे। क्रिस्टल क्लियर क्या होता है? मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, कोई संशय ना हो, कोई डाउट ना हो। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, यहां तक समझ आ गया होगा? ओके, क्लियर जी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, नोट करो। all the rectangles are similar or not? No. जल्दी उतारो, शाबाश। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई। AAS, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है। आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स बराबर हैं इसके, मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, लेकिन इस साइड को छोड़कर ये वाली साइड आपको पता लगती है इसके बराबर है। तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं एंगल, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, साइड AC इज इक्वल टू DF। तो इसका मतलब है कि आपको इसे इसी ऑर्डर में समझना पड़ेगा। क्या? ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। यानी कि आप कह सकें कि B का रिलेशन E से दिखे, C का रिलेशन F से दिखे, तो A का रिलेशन तो D से दिखेगा ही। राइट और रॉन्ग? जी हाँ, आ गया होगा समझ में? क्लियर।
सर जी ये सब आता है, जिसको आता है वो चुपचाप सुनते रहो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं 9th क्लास में नहीं मिला था और उनका मैथ्स कमजोर था। उन लोगों के लिए मेहनत ना करूं क्या? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉल्ड सीपीसीटी। जी आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे तंग करोगे ना बीच में ये आता है तो मुझे समझ कैसे आएगा क्या आता है क्या नहीं आता? समझा करो यार, तुम मेरे पास तो ना बैठे हो, दूर हो ना। ओके मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं, और जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो कहते हैं और कोई नहीं, बस मैं ही इंटेलिजेंट रह जाऊं। अब यहां पे आशा, जब आपको, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि 9th में आपने क्या ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। अब 9th वालों को तो मैंने 7th और 8th और चैप्टर पढ़ा दिया तो उन्हें तो मजा आ गया। यहां पे आपको पता है कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, ये पता है आपको। तो एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और बी सी बराबर है ई एफ के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तब आपका ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ हो पा रहा है। इसका मतलब है कॉन्ग्रेंट होने का मतलब सिमिलर भी हो रहा होगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। नो, अगर कोई सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर जरूर होगा। लास्ट पॉइंट रह गया 5th, इसको यहां लिख देते हैं। दिस इज द कंपल्सरी साइड इन RHS रूल। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। यहां आपको पता है कि एंगल B बराबर है एंगल E के, तो ये राइट एंगल को बोल रहा है। फिर बोल रहा है H मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, AC बराबर है DF के, और कह रहा है एक साइड जो ऐसी है जो बराबर दे रखी है, या तो ये इसके बराबर दे रखी है या फिर ये इसके बराबर दे रखी है। तो हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये दे रखा है कि इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डी। तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ। तो यहां पर आएगा बाय आरएचएस रूल, जिसमें एक हाइपोटेनस एक राइट एंगल की जरूरत पड़ती है। बड़े पापा आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है, इसलिए आपको लव यू बड़े पापा बोल देते हैं। अरे बस करो, जान लोगे क्या? तो आज की क्लास जो आपने अभी की है, मेरे ख्याल से इतना बेसिक आज ठीक है, राइट? सर कैरेविल इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पुअर पीपल। नहीं बेटा, सबके लिए बढ़िया है ये, चाहे कोई पुअर हो चाहे ना हो। हम किसी की शक्ल देख के नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें इतना पता है कि जब हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाते हैं तब हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपका दर्द तो महसूस कर सकते हैं ना, कि आपको मैं पहले नहीं मिला था तो मेरे से पहले आपको क्या नहीं आता। हो सकता है मुझसे पहले कोई अच्छा मिला हो, बट क्या गारंटी है मिला था या नहीं मिला था। इसलिए मेरे को कोशिश ये करनी है कि आप ये कह सको हाँ भाई लॉकडाउन में कोई अच्छा मिला था, राइट? ओके अच्छा, नितिन कह रहा है एएसए एंड आरएचएस में मतलब नहीं पता चलता है। भाई मतलब बिल्कुल पता चलता है, क्यों नहीं पता चलता? आरएचएस में केवल एक ही एंगल की बात होती है, राइट एंगल की, और आशा में क्या होती है? आशा में सिर्फ एक आशा होती है कि दो एंगल मिल जाए और एक साइड मिल जाए। यस और नो? आशा ने कहा साइड दियो अमित। बात समझ आई? पहले एंगल, बाद में एंगल, बीच में साइड। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात होगी आपकी मेरे साथ कल यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ट्राइंगल्स की बहुत सारी समस्याओं के लिए। मिलते हैं, तब तक करें आराम, विश्राम और ध्यान लगाएं कि कैसे इस चैप्टर में मेहनत की जा सकती है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें। हाय रब्बा।